इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज पे यूपीएससी एसेंशियल क्या है, यूपीएससी एसेंशियल दिस कोट मींस, यानी एक कोटेशन दिया गया है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड बाय स्वामी विवेकानंद। इसका मतलब उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो इस यानी यूपीएससी एसेंशियल जो एक्सप्लेन पेज पे आता है इंडियन एक्सप्रेस के, इसमें इस स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है कि यह जो स्टेटमेंट है इस पर ए से भी आ सकता है, वहां आगे लिखा हुआ है यानी, और उसके साथ साथ मैं तो कराता ही कराता हूं, इस एडिटोरियल में जो लिखा है वो बातें मैं बता रहा हूं कि इस पर एक स्वतंत्र ए से आ सकता है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, और इसके साथ साथ यह जीएस पेपर 4 यानी इथिक्स में भी आ सकता है, ऐसा इस अखबार में लिखा हुआ। जीएस पेपर 4 में भी आ सकता है। जो भारत एवं विश्व के नैतिक विचारक हैं, यूनिट 5 जो हमारी है, इंडिया एंड वर्ल्ड के मोरल थिंकर्स हैं, तो उनका उनमें एक कोटेशन आता है और उस कोटेशन की वर्तमान में प्रासंगिकता बतानी होती है, तो यह कोटेशन आ सकता है और इसकी वर्तमान प्रासंगिकता आप बता सकते हैं कि हमें किस प्रकार से संदेश दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है। तो बहुत अच्छे से इसको मैंने इंटरलिंक किया है, मजा आएगा आप लोगों को। तो ये टॉपिक आपके सामने है, यूपीएससी सिलेबस यानी एसे के लिए हो ही गया। जीएस पेपर 4 भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, इन दोनों से इसका सीधा सीधा रिलेशन है। अब हम पढ़ते हैं इस यानी यूपीएससी एसेंशियल में इंडियन एक्सप्रेस में क्या क्या कहा गया है, इस कोटेशन को लेकर के, स्वामी विवेकानंद जी को लेकर के, और दोनों ही बातों को यानी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जो बातें कही गई हैं उसके साथ साथ उनका जो कोटेशन है, इन दोनों को हम आईक्यूआईपी करेंगे जिससे कि हम इसको अच्छे से यूपीएससी में यूज कर सकें। तो आइए सबसे पहले यहां पर जो एडिटोरियल में लिखा गया स्वामी विवेकानंद के बारे में, इनके बारे में कहा गया कि इन्होंने प्रचार प्रसार किया किसका, नियो वेदांता यानी नव वेदांता का। तो ये प्रीलिम्स के लिए भी है कि नव वेदांत का सिद्धांत किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो स्वामी विवेकानंद के साथ जुड़ा हुआ, एक फैक्ट आपको याद कर लेना है। अब इसके बाद क्या है, अब ये भी तो प्रश्न आपसे बन सकता है कि नव वेदांता क्या है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रतिपादित नव वेदांता क्या है। तो वहां पर भी आपको देखने की आवश्यकता, यहां लिखा हुआ है कि ये पश्चिमी लेंस यानी पश्चिमी चश्मे से क्या है, पश्चिमी लेंस के माध्यम से हिंदू धर्म की व्याख्या है, यानी हिंदू धर्म की एक तार्किक व्याख्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस धर्म की व्याख्या इस प्रकार से की गई है कि हमारा जो धर्म है वो चाहे विज्ञान हो और चाहे अध्यात्म हो, इन दोनों को बखूबी अपने अंदर धारण करता है। किसको, धर्म को भी और विज्ञान को। हमारा जो धर्म है वो अध्यात्म को भी और विज्ञान को, दोनों को अपने अंदर धारण करता है। यही नव वेदांत है, इसको आप याद रखिएगा। इसका मतलब है नव वेदांता जो है यह आध्यात्मिकता और भौतिक विकास को जोड़ता है। तो नव वेदांता का मतलब क्या हो गया, नियो वेदांता का मतलब क्या हो गया, आध्यात्मिकता भी चाहिए लेकिन उसके साथ साथ भौतिक विकास भी चाहिए, यानी सड़क, ऊर्जा, परिवहन ये भी विकसित होना चाहिए और उसके साथ साथ आध्यात्मिक लक्ष्य भी हमारे सामने होने चाहिए। दोनों बातों को लेकर के नव वेदांता चलता है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ बातें थी जो प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में बताया गया, इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी यानी इनका जो जन्म दिवस है वो 12 जनवरी को होता है, और यह 12 जनवरी जो है प्रत्येक वर्ष हिंदुस्तान में क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो इसका मतलब है कि ये जो कोटेशन है युवाओं को प्रेरित करने के लिए कहा गया है। किसको, युवाओं को। हालांकि सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए यह कोटेशन है। कौन सा कोटेशन, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आपके लिए भी यह लक्ष्य उतना ही प्रासंगिक है। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, यानी आप सेलेक्ट ना हो जाए। तो 12 जनवरी को यूथ डे के रूप में मनाया जाता है, इनकी जो जयंती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, उन्होंने भारत में, और यह क्यों, यानी उनके जन्म दिवस को क्यों युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उसके पीछे जो सबसे प्रमुख कारण है वो यही है कि उन्होंने युवाओं के महत्व को रेखांकित किया कि एक देश में युवाओं का क्या महत्व है। तो स्वाभाविक है उन्होंने कहा कि युवाओं में समाज को आध्यात्मिक विकास के पथ पर ले जाने की शक्ति है, युवाओं में समाज को भौतिक विकास के पथ या मार्ग पर ले जाने की शक्ति है। तो यह जो उनके विचार थे, उन्हीं विचारों को ध्यान में रखते हुए 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में हमारी सरकार के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आता है यहां पर, ये मैंने कुछ कंटेंट बाहर से यहां पर डाल दिया। कुछ दिन पहले मैंने आपको कराया था कि भाई अगर युवा दिवस मनाया जा रहा है तो आज वो युवा दिवस और ज्यादा प्रासंगिक क्यों हो गया है। इसलिए चूंकि भारत की विश्व में सबसे ज्यादा जो युवा आबादी है वो भारत में है, भारत युवाओं का देश है, और हम ये कहते हैं कि भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है यानी जनसांख्यिकीय लाभांश है। तो वही चीज यहां पर कही गई है कि भारत की युवा आबादी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अधिक आबादी वाला देश है, जहां दुनिया की आबादी का लगभग एक पांचवा, 5 में से हर एक इंसान पूरे विश्व में भारतीय है। 2022 में भारत की जो औसत आयु होगी वो 18 वर्ष है, जबकि चीन, यूएसए में यह 37 वर्ष और पश्चिमी यूरोप में 45 और जापान में 49 वर्ष है।
आप यहां से देख सकते हैं। भारत की युवा आबादी इसकी सबसे बड़ी ताकत है, यानी हमारे पास एक बहुत बड़ा युवा आबादी है। और इसी युवा आबादी को प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और युवाओं को प्रेरित करने वाली उनकी ये पंक्तियां हैं। तो आज के बाद से अगर ये पंक्ति, उठो उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, अगर यह कोटेशन चाहे निबंध में आ जाए या ऐसे में आ जाए, तो पहला पैराग्राफ आपका यही रहेगा कि युवाओं को प्रेरित करने वाली पंक्तियां हैं कि जो युवा हैं उनके अंदर राष्ट्र के निर्माण की ताकत होती है, आध्यात्मिक रूप से भी, भौतिक रूप से भी। तो यह पंक्तियां युवाओं को प्रेरित करती हैं कि वह आध्यात्मिक रूप से भी, भौतिक रूप से भी राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे। एक दूसरा, राष्ट्र के नीति निर्माता इस बात को पहचाने कि युवा इस देश की ताकत है। ऐसे में जो भारत के युवा हैं उनको बेहतर पोषण, बेहतर शिक्षा, बेहतर कौशल मिले, जिससे वो बेहतर मानव संसाधन के रूप में आकर के राष्ट्र की सेवा कर सकें, ना कि हम उन्हें लापरवाह और बेकार जनशक्ति के रूप में आगे बढ़ने दें। तो ये सारी बातें आप यहां पर देख सकते हैं। इस कोटेशन के साथ अभी तक जितना हमने पढ़ा उसको आप यहां पर कोट कर सकते हैं। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं फिर से एडिटोरियल के ऊपर, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो इसके बारे में बताया गया कि यह जो विवेकानंद जी का कोटेशन है ये कहां से लिया गया है, ये उपनिषदों से लिया गया है। तो पहला ये फैक्ट इसको आप याद रखिएगा, यह उपनिषद परंपरा से उनके पास आया है। पहले यह उपनिषदों में था, उन्होंने इसको लिया है। और यहां पर वही बताया गया कि यूपीएससी के लिए इसकी रेलेवेंस क्या, यानी जो इंडियन एक्सप्रेस अखबार है उसमें यह लिखा गया है, जिन लोगों ने इस कोटेशन पर लिखा है कि ये जीएस पेपर 4 और ए से दोनों में आ सकता है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। अब आता मीनिंग ऑफ द कोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, आपको मोटिवेट करने के लिए। ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, जरा अपनी ताकत को पहचानिएगा। ये पंक्तियां आपकी ताकत की बात करती हैं, आपकी शक्ति की बात करती हैं, जरा इसको समझिएगा। अब यहां से आता है कि ये जो उदाहरण है ये स्वामी विवेकानंद के दर्शन को दर्शाता है। जो कहता है इसको समझिएगा, जो क्या कहता है कि मानव के भीतर अनंत शक्ति है, इनफाइनाइट पावर है, और उसके अंदर असीम अनंत स्ट्रेंथ है। यानी मानव के अंतर्गत अनंत शक्ति, अनंत बल है, और मानव को अपनी इस अनंत शक्ति और बल को पहचानना चाहिए। क्या अनंत शक्ति और अनंत बल को पहचानना चाहिए? विवेकानंद ने युवाओं से कहा है, एक विचार लो और उस एक विचार को अपना जीवन बना लो। यानी क्या करो? उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इसका मतलब एक विचार लो। अब वो विचार कुछ भी हो सकता है। वह विचार आपका यूपीएससी में सेलेक्ट होकर के डिस्ट्रिक्ट के विकास का हो सकता है। तो अगर आपने वह विचार ले लिया है कि मुझे यूपीएससी में सेलेक्ट होकर के और जिस भी डिपार्टमेंट में जाना है उसका विकास करना है, राष्ट्र की मुख्य धारा में उसके योगदान को व्यापक स्तर पर सामने लाना है, बेहतर कार्य करना है, तो वही है इस स्टेटमेंट का मूल भाव, उठो जागो और चल पड़ो जब तक कि अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो ये कोटेशन यही कह रहा है कि एक विचार ले लो और उस एक विचार को अपना जीवन बना लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति, अनंत बल है। अपनी उस अनंत शक्ति और बल के दम पर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, और स्वयं अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आपके जीवन का जो भी लक्ष्य है, आप जो बनना चाहते हैं वह बने, उसके साथ साथ आप राष्ट्र के निर्माण में भी अपनी भूमिका निभाएं। यह कोटेशन सबसे पहले अर्थ दे रहा है, याद रखेगा। अब इसके बाद उन्होंने दो शब्द और युवाओं के लिए इस्तेमाल किया है, वो है स्ट्रेंथ एंड फियरलेसनेस। उन्होंने कहा कि जो बल है, जो शक्ति है, और उसके साथ साथ जो निडरता है, ये दो युवाओं की सबसे बड़ी ताकत है। आप लोग भी इसको सीखिएगा कि इस कोटेशन में अंतर्निहित है कि शक्ति और निडरता युवाओं की सबसे बड़ी ताकत है, और इन दोनों गुणों के बल पर युवाओं को स्वयं अपने आप को और राष्ट्र के निर्माण को इन्हीं दोनों शक्तियों के आधार पर अपने आप को लगा देना चाहिए। तो ये दोनों शब्द भी आपको याद रखना है। ताकत और निडरता वे दो सूचक शब्द थे जिनका इस्तेमाल वह युवाओं से अपनी वास्तविक क्षमता को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए कहते थे। तो उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। वो क्या कहता है कि आप में अनंत शक्ति है, असीम ताकत है। एक विचार ले लो, वह विचार कुछ भी हो सकता है, और उस एक विचार को अपना जीवन बना लो। शक्ति और निडरता के द्वारा अपने उस लक्ष्य को प्राप्त की तरफ, यानी अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ जाओ। अब यहां पर महत्वपूर्ण यह हो जाता है, इतनी बात पर यह पूरी सूचना खत्म हो जाती है। यानी अब उन्होंने कुछ और बातें कही, उसको भी जरा समझिएगा। यानी इसी स्टेटमेंट का विस्तार है ये। इसके बारे में सोचो। किसके बारे में? जो भी लक्ष्य आपने तय कर लिया, इसका सपना देखो, उस विचार पर जियो। मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, आपके शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भर दो, और बाकी सभी विचारों को अकेला छोड़ दो। यही सफलता का मार्ग। क्या है? यही सफलता का मार्ग। यानी जिस भी विचार को अपना लो, और उस विचार की जब तक, यानी कोई भी लक्ष्य अगर तय कर लो, किसी भी विचार को प्राप्त करने का लक्ष्य अगर आपने तय कर लिया है, तो जब तक वो मिल ना जाए, आपको इफ एंड बट जैसे शब्दों से आपको अपना बचाव करना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचते चले जाना। वो यही यहां पर कह रहे हैं
कि बाकी सभी विचारों को अकेला छोड़ दें, जिसको आपने चूज किया है केवल उसी की तरफ फोकस करें, जीवन में हम सफल हो जाएंगे। ये कोटेशन है, याद रखेगा। अब उन्होंने 3 चीजों पर विशेष उन्होंने कहा कि आप अपने अंदर से भय निकाल दीजिए। गांधी जी भी ऐसा ही कहते हैं। जब वो गांधी जी के एकादश व्रत आप पढ़ते हैं तो उसमें निर्भयता एक व्रत है। 11 व्रत जो मानव जीवन के लिए वो आवश्यक बताते हैं, उनमें से एक क्या है? निर्भयता है। और वही निर्भयता यहां पर भी, यानी भय से दूर होकर के काम करना, परिस्थिति कैसी भी हो डरना नहीं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ते जाना। इसके अलावा बैलेंस ऑफ माइंड यानी मन का संतुलन हमें दिमाग में रखना है कि हमारा मन किसी भी प्रकार से भटकाव का शिकार ना हो। मन का संतुलन यानी टारगेट तय, तो फिर मन को उसी टारगेट के साथ जोड़ देना। और तीसरा उन्होंने कहा है यानी दिव्यता। उन्होंने ये कहा कि अगर आप अपना कर्म बहुत अच्छे से करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो आप अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, जो गोल आपने सेट किया है, तो आप ये मान के चलिए कि आप में इतनी शक्ति है कि आप ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं। यह है दिव्यता, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, आप ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। यह 3 बातें उनके इस दर्शन के केंद्र में। तो ये तो हो गया फिलोसफिकल बातें, जिस पर आते आते एडिटोरियल यानी जो एक्सप्लेन का यह पेज है ये समाप्त हो जाता है। अब हमारे लिए एक यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए यात्रा तो असली यहीं से शुरू होती है कि भाई आपने हमें बता दिया मीनिंग क्या है इस कोट की, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। हमें पता लग गया ये विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है। हमें यह पता लग गया कि इसका मतलब है कि मनुष्य के भीतर अनंत शक्ति है, ताकत है, वह एक विचार ग्रहण कर ले और पूरी शक्ति के साथ, निडरता के साथ, दिव्यता के साथ उस लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ जाए और वो लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। अब इसी इतने से 1000 से 1200 निबंध क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए आप सब लोग। यानी जो यहां पर दिया गया है 1000 से 1200 शब्द में आपको ऐसे लिखना। अब ये कैसे लिखेंगे आप? 1000 से 1200 शब्द में इस ऐसे को यूपीएससी में लिखना है। अदर स्टेट में अपने अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। और बिहार पीसीएस में भी साफ साफ कहा गया है कि एक मतलब चेयरमैन सर की तरफ से कि ऐसे फिलोसफिकल विषय से पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं फिलोसफिकल विषय। अब आप लोग 1000 से 1200 शब्द यहां लिखेंगे कैसे? उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अब इसके लिए आपको एक अलग यात्रा करनी पड़ेगी, जो कैसे करनी है मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है? वो एक बार हम लोग यहां पर सीख लेते हैं कि हमें यह यात्रा कैसे करनी है। जैसे स्वामी जी का स्टेटमेंट है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है? स्वामी जी का ये स्टेटमेंट हो गया। अब इसमें क्या कह रहे हैं वो? उठो जागो, उठो जागो तब तक मत रुको, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अब ये यूपीएससी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये बीपीएससी के लिए भी है, ठीक है ना? बिहार पीसीएस और यूपीएससी दोनों में फिलोसफिकल ऐसे पूछे जाएंगे। यूपीएससी में लगातार पूछे जाते रहे, बिहार में आप पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि साफ साफ कहा गया है बीपीएससी के चेयरमैन साहब की तरफ से कि फिलोसफिकल विषय भी पूछे जाएंगे। अब इसको अगर आपको करना है तो सबसे पहला जो हमें निबंध में लिखने में कोशिश करनी चाहिए, इसका अर्थ सबसे पहले हम क्लियर कर दें। क्या कर दें? इसका अर्थ उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यानी ये क्या है? ये प्रेरणादायी पंक्तियां हैं, प्रेरणादायी पंक्तियां हैं जो मनुष्य के लिए, केवल युवा के लिए नहीं, जो मनुष्य के लिए है, जिसमें युवा भी शामिल है। ये पंक्तियां जो मनुष्य के लिए हैं और मनुष्य को प्रेरित करती हैं। किस बात के लिए? मनुष्य को प्रेरित करती हैं, मोटिवेट करती हैं। किस बात के लिए प्रेरित करती हैं? कि एक लक्ष्य तय करो, लक्ष्य तय करो, ठीक है? अब लक्ष्य तय करो, ये लक्ष्य क्या होगा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लक्ष्य क्या होगा, यही निबंध का मेन पार्ट होगा। लक्ष्य तय करो। अब इसके बाद लक्ष्य क्या होगा वो आप यहां पर डाल सकते हैं। तो वह लक्ष्य होगा व्यक्तिगत जीवन की सफलता, व्यक्तिगत जीवन की सफलता। जैसे आप कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई प्रबंधक बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई पीसीएस बनना चाहता है, कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, कोई कुछ और बनना चाहता है। तो व्यक्तिगत जीवन की सफलता का लक्ष्य आप तय कर लीजिए, ठीक है ना? एक तो ये हो गया। इसके साथ साथ हम समाज के उत्थान का लक्ष्य, समाज के उत्थान का लक्ष्य, ये सारे लक्ष्य आपको। अब समाज के उत्थान में एक व्यापक अर्थ है। समाज के उत्थान में सब कुछ शामिल है। समाज के जो भी विषय हो सकते हैं, जैसे वर्गीय उत्थान, जो उच्च वर्ग निम्न वर्ग के बीच में जो आय की असमानता है उसको कम करना। इसके अलावा जो जातिगत भेदभाव है, आज भी संविधान लागू होने के बाद भी यह भेदभाव विद्यमान है। कमी आई है लेकिन अभी भी यह भाव विद्यमान है। रोटी बेटी के संबंध में सीधा सीधा यहां पर आप देख सकते हैं कि जातिगत भेदभाव आज भी हिंदुस्तान में व्यापक स्तर पर मौजूद है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरे हिंदुस्तान में। तो वर्गीय, आप जातिगत उत्थान, इसके साथ साथ है लैंगिक उत्थान, यानी जो लैंगिक विषमता है। तो ये लक्ष्य होना चाहिए, यानी
निबंध में आपको यह लिखना है कि लैंगिक उत्थान लक्ष्य होना चाहिए। उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, यानी लैंगिक समानता का लक्ष्य जब तक प्राप्त ना हो जाए तब तक काम करते रहिए। और काम क्या करेंगे? बेहतर शिक्षा लड़कियों को भी मिले, इसके साथ साथ चाहे राजनीतिक भागीदारी हो, आर्थिक भागीदारी, उनकी बेहतर भागीदारी सुनिश्चित हो। तो समाज के उत्थान के लिए आप काम करें। फिर समाज के उत्थान में ही क्या आता है? समाज के जो भी लोग हैं उनको अच्छा पोषण मिले, तो पोषण के लिए काम करिए। फिर इसके बाद अच्छी शिक्षा के लिए काम करिए, उसके पहले अच्छे स्वास्थ्य के लिए समाज के काम करिए, अच्छे कौशल के लिए काम करिए। इसके बाद समाज में रहने वाले लोगों के आवास के लिए काम करिए। यानी ये सब लक्ष्य है, समाज के उत्थान का लक्ष्य है। फिर इसके बाद राजनीति के उत्थान का लक्ष्य है। तो राजनीति के उत्थान का मतलब क्या? जैसे आज ही अभी मैं वन लाइनर आपको पढ़ाने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भारत में चुनाव में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार है। तो राजनीतिक उत्थान का मतलब यही कि भ्रष्टाचार के सभी रूपों की राजनीति में समाप्ति हो, राजनीति का अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण, ये सब ना हो। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वगैरह की रिपोर्ट डाल करके आप अपनी बात कह सकते हैं। तो यहां पर लक्ष्य का मतलब यह होता है। फिर इसके बाद प्रशासनिक लक्ष्य, यानी प्रशासनिक लक्ष्य का मतलब है कि आपको लिखना है कि जो लोग प्रशासन में है या प्रशासन में जाना चाहते हैं, उनको प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करना है। उसके साथ साथ गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को आप यहां पे लिखिए कि गुड गवर्नेंस की संकल्पना को व्यवहारिक रूप देना है। तो ये आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद आपके आर्थिक उत्थान का लक्ष्य, यानी इस देश का आर्थिक उत्थान, ठीक है ना, इस देश का आर्थिक उत्थान कैसे होगा? तो आर्थिक उत्थान का मतलब क्या होता है कि अगर सभी जॉब सीकर होंगे तो जॉब क्रिएटर कौन होगा? तो स्वाभाविक है आपको बताना है कि यहां पर सरकारी रोजगार के साथ साथ उद्यमशील मानसिकता का विकास, यानी एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी का विकास हिंदुस्तान में होना चाहिए, जिससे ढेर सारे स्टार्टअप लिए जा सके। आज सभी लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं। अगर सभी लोग सरकारी नौकरी चाहेंगे तो क्या सबको सरकारी नौकरी मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। इसका समाधान क्या हो? लापरवाह और बेकार जनशक्ति के रूप में जाने से अच्छा क्या है? स्टार्टअप की मानसिकता को विकसित किया जाए। तो ये लक्ष्य होना चाहिए, उठो जागो। और ये लक्ष्य केवल व्यक्ति के लिए नहीं, ये जो व्यक्ति है वह एक विद्यार्थी भी है, लेकिन वही व्यक्ति एक राजनेता भी है, एक पॉलिसी मेकर भी है, एक अर्थशास्त्री भी है, एक समाजशास्त्री भी है, एक धर्मशास्त्री भी है। तो वो यानी वह व्यक्ति, ठीक है, अनेकों प्रकार का इस व्यवस्था में पद धारण करता है। तो वो जिस पद पर भी वो बैठा हो, अपनी अपनी यथाशक्ति यथाभक्ति हो समाज के उत्थान के लिए, राजनीति के उत्थान के लिए, प्रशासन के उत्थान के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए, इन सब के लिए काम करे। राजनीतिक उत्थान में राजनीति में आरक्षण होना चाहिए। ये सारे विषय आपको लिखने हैं। आर्थिक उत्थान बता ही दिया गया, क्या करना है, यानी उद्यमशील मानसिकता का विकास, यानी एक युवा ये सोचे कि कैसे वो उद्यमी बन सकता है। फिर इसके बाद प्रौद्योगिकी उत्थान कैसे हो, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाए। हर एक विद्यार्थी केवल पुस्तकों में अक्षर में ना जाए, बिटवीन द लाइंस जाए। तो प्रौद्योगिकी उत्थान भी जरूरी है, यह भी आपका लक्ष्य होना चाहिए। और यह नहीं होना चाहिए कि सरकार सारी व्यवस्था ही कर दे। भाई पहले भी तो आविष्कार होते थे। उस समय आप मुझे बताइए कि प्राचीन काल में कितना बड़ा फंड दिया जाता था वैज्ञानिक उत्थान के लिए, लेकिन उस समय भी वैज्ञानिक आविष्कार होते थे। तो हमें स्वयं भी प्रयास करने की आवश्यकता है। तो प्रौद्योगिकी उत्थान होना चाहिए। तो ये सब है, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में भी आपको लिखना है। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में, प्रौद्योगिकी के बाद पर्यावरण के बारे में, कि आज पर्यावरण संकट है, ग्लोबल वार्मिंग का संकट है। तो उठो जागो तब तक मत रुको जब तक कि आईपीसीसी की 6th रिपोर्ट की चिंताओं को दूर ना कर दिया जाए, ग्लोबल वार्मिंग को दूर ना कर दिया जाए, उसके संकट को ना दूर कर दिया जाए। इसके अलावा एक बेहतर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाने के लिए भी हमें उठना होगा, चलना होगा। और तब तक नहीं रुकना होगा जब तक यूनाइटेड नेशन प्रासंगिक ना हो जाए, जब तक WTO की बातें सभी देश मानने ना लग जाए, जब तक WHO प्रासंगिक ना हो जाए। तो ये सारे विषय आपको इस निबंध में लिखने हैं, ठीक है, तब जाकर के आपका पूरा ये कंप्लीट होगा। अब यहां से आप देखें जैसे व्यक्तिगत जीवन, अब बहुत से एग्जांपल इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी अगर इसको आप डिटेल करना चाहें तो भारत और विश्व के बहुत से एग्जांपल आपको पर्सनालिटियों के मिल जाएंगे जिन्होंने इस सिद्धांत के आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। व्यक्तिगत जीवन में वो सफल रहे। जितने भी सफल पर्सनालिटी हैं आप याद कर लीजिए, ठीक है, उन्होंने इसी कथन, भले ये कथन, हालांकि ये कथन क्या है, यहां हम स्वामी विवेकानंद जी के नाम से पढ़ रहे हैं, लेकिन है तो ये उपनिषदों का ही कथन, तो आपको ये बात भी लिखनी। तो प्राचीन काल से लेकर आज तक जितने भी सफल व्यक्ति हैं वो तभी सफल हुए होंगे जब उन्होंने इसी सिद्धांत के आधार पर, इसी विचार के आधार पर क्या किया है, अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। तो आपके लिए भी मोटिवेशनल पंक्तियां हैं कि खड़े हो जाइए, तय कर लीजिए कि IAS बनना है, और बनना है तो फिर बनना है इस हिसाब से। इसीलिए मैंने कहा कि जो अखबार होते हैं उन अखबारों के अंदर एक टीचर को जा करके और फिर अपने बच्चों के लिए कंटेंट निकालना पड़ता है, तब जा करके यूपीएससी हमारे हाथ में आता है। इस हिसाब से आप इस कोटेशन का यूज कर सकते हैं। अब आता है हमारे